और आज के एजेंडे की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। गांदरबल में बीजेपी इकाई ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित सुरक्षा गार्ड की हत्या के खिलाफ घंटाघर गांदरबल में जिला अध्यक्ष मोहम्मद अमीन शाह के नेतृत्व में मौन विरोध प्रदर्शन किया। हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण और कश्मीर का काला अध्याय करार देते हुए मोहम्मद अमीन शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कश्मीर के लोगों में दुख और संकट पैदा करती हैं। I will tell you regarding this target killing which was done at Pulwama. It is an inhumane. कोई मजहब इजाज़त नहीं देता है कि किसी निहत्थे बंदे को टारगेट किया जाए और इससे उसको गोलियों से जिसको आज शहीद किया गया उसकी हम आज बीजेपी टीम यहाँ पर पूरी मजम्मत करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। क्योंकि दहशतगर्दी खत्म हो रही है यहाँ पे, गिने चुने कुछ लोग यहाँ रहे हैं, लेकिन हम उनको भी मशवरा दें वो भी आप वापस आ जाए और कौमी दायरे में शामिल हो जाए। सरकार की तरफ से उनके लिए भी एक सुविधा है कि उनको रोजगार वो यहाँ दिलाएंगे। बाकी जो ये टारगेट्स किलिंग इस वक्त हो रही है, आम लोगों को मार रहे हैं, हम गांदरबल यूनिट उस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इसीलिए आज ये हम साइलेंट प्रोटेस्ट करने पे आज यहाँ जमा हुए हैं। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ बारामूला में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता शरीक हुए और नारे लगाए। बारामूला बीजेपी के प्रभारी अनवर खान की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। बंद करो कश्मीरी पंडित भाइयों का कत्लेआम बंद करो। उन पॉलिटिकल पार्टियों का काम ही यही था, बेगुनाह लोगों को मार के उन पे सियासत करना, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो बाहर का कोई हो या हमारा कश्मीरी नौजवान हो। उन्होंने आज तक अगर सियासत खेली है तो वो हमारी लाशों पे, हमारी जो नौजवान है उनके लाशों पे उन्होंने सियासत खेली है। अब उनको बौखलाहट आप देखते हो हर गाँव में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हो रही है। लोग अब चाहते हैं, हमारे नौजवान अब चाहते हैं अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए, आप देख रहे हो, मगर उनको पेट में जो है दर्द हो रहा है। उनके जो जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो किसी न किसी तरीके से पार जो हमारे दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे ज़रूर वो मिले हुए हैं, मगर अब उनकी ये हरकतें नहीं चलने वाली है यहाँ पे कश्मीर में। आप देख रहे हो कि इस वक्त रात के वक्त भी जब हमारा कश्मीरी पंडित भाई हमने सुना कि उसकी मौत, उसको मार दिया, तो आप देख रहे हो यहाँ बुजुर्ग नौजवान और हर कोई शहरी आप देख रहे हो इस वक्त उसके हक में यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इस जो ये किलिंग हुए है इसके बारे में प्रोटेस्ट हम करेंगे। अब हम आपके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो ऐसी हरकतें करती है कि अब आपका जो ये खून का बाजार है ये हम चलने नहीं देंगे। अब हम कश्मीरी जो है वो अमन चाहता है, वो तरक्की चाहता है। आज का नौजवान जो है वो अब चैन से रहना चाहता है। तो आपको बताएं कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर एक कश्मीरी पंडित को कल निशाना बनाया। संजय शर्मा को उनके आबाई गांव अचन पुलवामा में कल उस वक्त गोली मार दी गई थी जब वो अपनी अहलिया के साथ बाजार जा रहे थे। और संजय शर्मा बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। गोली लगने के बाद जख्मी शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो वहां जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। आपको बताएं कि इस बुज़दिलाना हमले की हर तरफ से मजम्मत जो है वो की जा रही है। कश्मीरी पंडितों ने इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है और साथ ही साथ हर तरफ से यहाँ इस कत्ल की सख्त मजम्मत की जा रही है। सफ़े मातम जो है संजय शर्मा मकतूल उनके आबाई गांव अचन में बिछी हुई है। उनके पड़ोसी और उनके तमाम जो मुसलमान बरादरी के दूसरे पड़ोसी हैं, सभी लोगों ने इस बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की है। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस वाक़े की सख्त मजम्मत की और कहा है कि कसूरवारों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। और उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि हर जानिब यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है उसका सिलसिला जारी है। बारामूला से ये तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं जहाँ बीजेपी ने ये विरोध प्रदर्शन किया। हम सीधे रुख करेंगे, लगातार कल से तमाम तर अपडेट दे रहे हैं हमारे साथी बिलाल खान। बिलाल, इस वक्त सुबह की सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि हर जानिब से इस बेईमाना कत्ल की सख्त मजम्मत की गई है।
देखिए हिना, इस वक्त अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो इसका भाई था, संजय कुमार का जो भाई था, उधमपुर में था, तो उसकी आमद रात को ही हुई है, वो रात को ही आया है। और इस वक्त जो मुकामी मुसलमान हैं वो इस वक्त फ्यूनरल की तैयारी में लगे हुए हैं। जो लास्ट राइट्स होंगी वो आज यहाँ अंजाम दी जाएंगी। और ये भी यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि कुछ सियासी लीडरान जो है, उनमें महबूबा मुफ्ती या रविंदर रैना जी है, वो यहाँ पर आज आने वाले हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। और जो मुकामी मुसलमान हैं वो इस वक्त जो लास्ट राइट्स है संजय कुमार के, उसकी तैयारियों में लग गई है। जी हिना। बिलाल, आपसे तफसील से जानना चाहेंगे, जो दर्शक, जो नाज़रीन हमारे साथ अभी जुड़े हैं, कल जब ये वाकया पेश आया था उसके बाद से वहां पर तमाम तर हालात क्या हैं, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है? और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से हमने देखा कि जब ये बेहमाना कत्ल हुआ उसके बाद से जो उनके पड़ोसी हैं वो सबसे ज्यादा गम और गुस्से में नजर आ रहे हैं इस कत्ल के खिलाफ। देखिए कल जो वाक़ा पेश आया संजय कुमार का, क्योंकि संजय कुमार और इसका जो भाई है वाहिद, जो दो ही हैं जो यहाँ अचन में मुकीम है इस वक्त 90s के बाद, तो इसके बाद उस वजह से जो मुकामी मुसलमान हैं उनमें काफ़ी गम व गुस्सा देखा गया। कल हमने देखा कि कई लोग जो है, पहले अच्छन के जो मुकामी लोग हैं वो बाहर सड़कों पर आ गए हैं। तो ये पहली बार कश्मीर में देखा गया है, जिस इलाके में किलिंग हुई है, टारगेट किलिंग हुई है, किसी भी मिलिटेंट तंजीम ने किलिंग की है और उसके बाद मुकामी लोगों का सड़कों पर आना, तो ये पहली बार उसी इलाके में देखा गया है। तो पहले अच्छन के लोग आए और फिर आस पड़ोस के जो गाँव के लोग आए वो भी सामने आ गए और उन्होंने भी इस किलिंग के खिलाफ जो एहतिजाज किया और मजम्मत की। और पुलवामा कस्बे की अगर बात करें तो जो काफी परशूब रहता था, मतलब हालात जो खराब रहते थे, तो वहां पर भी कल रात को जो मुकामी लोग हैं उन्होंने कैंडल मार्च निकाला, खराज अकीदत पेश किया संजय कुमार को और साथ ही साथ में कंडम किया इस वाक़े के पर। तो आज भी देखा जा रहा है यहाँ पर जो अच्छन का गांव है, कल से ही यहाँ पर जो है बंद मनाया जा रहा है। जो मुकामी मुसलमान है काफी गम में है और गुस्सा भी इनमें पाया जा रहा है इस हलाकत के खिलाफ। जी बिलाल, आपसे तफसील से सिक्योरिटी की सूरत हाल जानना चाहेंगे इस वक्त वहां। देखिए सिक्योरिटी के मैंने पहले ही बताया कि आज कुछ वीआईपीज भी यहाँ आने वाले हैं इस हवाले से, क्योंकि कल से ही यहाँ सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आस पड़ोस के गांव में जो फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका जो तलाशी कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी, तो आज के सिक्योरिटी हवाले से यही देखा गया कि आज कुछ वीआईपीज भी यहाँ आने वाले हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए इस पूरे इलाके में और जितने भी आने जाने के रास्ते हैं वहां पर भी खुसूसी नाके कायम किए गए पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से। और आरओपीज को भी तैनात किया गया है ताकि किसी को भी आने और जाने में कोई दिक्कत ना हो। सिक्योरिटी के सूरत हाल के हवाले से कल से जो डीआईजी साउथ कश्मीर है रईस मोहम्मद भट्ट, तो वो यहाँ पर तैनात है और डिप्टी कमिश्नर पुलवामा वो भी यहीं पर कायम है। तो कल से वो भी यही जो सिक्योरिटी सूरत हाल या दीगर सूरत हाल पर नजर बनाए रखे हुए हैं। जी बिलाल, आखिरी रसूमात के ताल्लुक से कोई जानकारी है इस वक्त के कब तक होगा? देखिए अभी जो मुकामी मुसलमान हैं वो लगे हुए हैं से ही जो तैयारियां थे वो मुकामी मुसलमानों ने की थी, लेकिन इसके भाई फाइनल जो लेना था डिसीजन वो इसके भाई को लेना था। तो जो रात को ही वो आ गया इसका भाई, तो उसके बाद जो आज सुबह जो है मुकामी मुसलमानों ने फिर से लगे हैं, इस तैयारियों में लगे हैं और जो तैयारियां बाकी करनी है वो भी जुड़ गए हैं और पूरा जो इलाका है वो इस गम में शरीक है। और लोकल लोगों ने यहाँ पर जो लोकल खवातीन है रात भर वो इनके घर में रही, इनके खवातीन के साथ रही और जो तैयारियां हैं वो इस वक्त बराबर जारी है। देखना यही होगा कि 1 घंटे के अंदर शायद ये लास्ट राइट्स होंगी।
बिलाल, चूंकि आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, इसलिए आपसे जानना जरूरी है उनके घर में कौन कौन है, क्योंकि जिस तरह से ये बेईमाना कत्ल किया गया, हर तरफ से मजम्मत की जा रही है और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि सियासी बयानात तो आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में आपसे ये जानना जरूरी है कि आखिर उनके घर में कौन कौन बचा है, कौन कौन है उनके पसमानगान में। देखिए, जो संजय कुमार है, संजय कुमार की 3 मासूम बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां और एक छोटा बेटा भी है उनका। तो इस हवाले से भी लोगों में काफी गम व गुस्सा है, क्योंकि जो संजय कुमार है खुद एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर था पहले। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड, बैंक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी उसने की है। तो काफी पसमानदगी के हवाले से ये जिंदगी बसर कर रहा था। तो काफी लोगों में, क्योंकि IAY के जरिए इसको गवर्नमेंट ने मकान बनाने के लिए कुछ इमदाद भी फराहम की थी, जिस पर काम चल रहा था, जिस पर इसने रिसेंटली काम शुरू किया गया था। तो इस हवाले से भी लोगों में काफी गुस्सा यहाँ पाया जा रहा है कि इसके छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे हैं। तो वो उस हवाले से भी ये लोग काफी गुस्से में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और खासतौर से जो आप बता रहे हैं कि आज कई सियासी लीडरों के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी कि आया ये वहां पर आकर सिर्फ बयानात देते हैं या फिर वाकई में ये हमदर्दी के लिए कुछ यहां पर करने की बात सही मायनों में की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और एक और अहम खबर, बांडीपुरा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए लहरवालपुरा बांडीपुरा में अवैध खनन सामग्री से लदे 3 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। जिला खनिज कार्यालय बांडीपुरा के माध्यम से MMRD अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई। ब्रेक के बाद आज के एजेंडा में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत करते हैं। आज की एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट देंगे, मेघालय और नागालैंड से है, जहां विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। मेघालय की 60 और नागालैंड में 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। आपको बताएं कि नागालैंड में 60 सीटें हैं, लेकिन एक सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद 59 सीटों पर ही वोटिंग होगी। यहां भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। इस समय दोनों ही राज्यों में भाजपा की गठबंधन सरकार है। एक और अहम खबर दिल्ली से है, जिस पर लगातार आपको अपडेट देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक लगे आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन भी करेगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, कल जिस तरह का पूरा हमने ये घटनाक्रम देखा था और एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, आज की ये कार्रवाई कितनी अहम रहने वाली है, हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सुशील पांडे से। इस बीच आपको बताएं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले उनका मेडिकल करवाया जाएगा। सीबीआई सूत्र के मुताबिक लगे आरोपों पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और जांच एजेंसी को पूछताछ की प्रक्रिया में सहयोग न करने पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कल जिस तरह से हमने देखा था कि पूरा घटनाक्रम हुआ था और सीबीआई ने उनसे लगातार पूछताछ की थी, एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, इस अहम मामले पर हम आपसे तफसीलात चाहेंगे। आज का दिन कितना अहम रहने वाला है? देखिए हिना, बिल्कुल साफ तौर से निश्चित एक बड़ी खबर होगी फिलहाल आज के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली सरकार के नंबर 2 के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनको फिलहाल सीबीआई ने लिकर स्कैम के मामले में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। हालांकि सीबीआई की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें साफ तौर से ये जानकारी दी गई है कि कई सवालों का फिलहाल मनीष सिसोदिया के द्वारा सीधा जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से फिलहाल सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। हालांकि जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए हैं वो फिलहाल आईपीसी 120B और 477 है। हालांकि आज उनको दोपहर में मेडिकल कराने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जस्टिस MK नागपाल जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं, जिनके सामने आबकारी के मामले की सुनवाई चल रही है, उन्हीं के सामने ये पेशी होगी। लेकिन इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। एक बड़ी प्रतिक्रिया फिलहाल बीजेपी के नेताओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शिक्षा में एक बड़ा बदलाव और स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव करने वाले जो बड़े 2 मंत्री हैं, उनको फिलहाल बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं अब कटघरे में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे बीजेपी डरी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो भ्रष्टाचार के मामले में 2 में से जांच कर रही थी, इस पहले भी मनीष सिसोदिया को किया गया था सीबीआई के द्वारा हिना पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने समय मांगा था। लेकिन कल देर रात लगभग 7:30 बजे हिना ये सीबीआई की तरफ से जानकारी आई कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। नॉन कॉपरेशन का फिलहाल ये आरोप लगाया है सीबीआई ने। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन करने के मूड में है, तो दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दिए हैं। जो कई बड़े नेता हैं, जिसमें से जो MP हैं संजय सिंह, गोपाल राय जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उनको फतेहपुर वेरी में कल देर शाम डिटेन किया गया है और अभी तक फिलहाल वो डिटेन है। तो ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि आज दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपने कमर कस ली है। तो देखना बेहद अहम होगा कि आज जब दोपहर में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा तो क्या वो फिजिकल रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाते हैं या फिर सीबीआई की तरफ से कोई व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए अपनी जो कमर है वो कस ली है। चूंकि मामला बहुत बड़ा है, चूंकि दिल्ली सरकार के ये 2nd नंबर के मंत्री हैं, मंत्रालय इनके पास है हिना, 15 मंत्रालय फिलहाल इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के पास है। और अगर मनीष सिसोदिया लंबे समय तक अगर जेल में रहे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पूरी व्यवस्था है वो ठप मानी जा रही है। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को सीधे रूप से आरोप लगाया है। लेकिन मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, तो देखना बेहद अहम होगा हिना, जब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा मनीष सिसोदिया को, तो सीबीआई इस पूरे मामले में अपने क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। क्योंकि जो 2 सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट हिना दाखिल की है, उन दोनों सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम हिना ये भी होगा कि सीबीआई के पास से नए कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर फिलहाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई। बिल्कुल सुशील, पूरी तफसील तो आपने यहाँ बताई है। आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, ये पूरा मामला जब से सुर्खियों में आया है, लगातार इस मामले पर मनीष सिसोदिया के ऊपर ये तलवार जो है ये लटक रही थी और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि इस पर पॉलिटिक्स भी खूब की जा रही थी। हमने ये भी देखा था कि ये किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार बीजेपी पर भी निशाना साधती रही थी। तो पूरे मामले के ताल्लुक से थोड़ी सी आपसे जानकारी जरूर चाहेंगे सुशील यहाँ। जी देखिए हिना, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी की प्रक्रिया थी। हालांकि आरोप ये लगाया गया कि उस समय जो फिलहाल दिल्ली सरकार के जो सचिव थे उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था LG को, जिसमें ये मांग की गई थी कि जो दिल्ली सरकार के द्वारा एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है उसमें कई नियमों को ताक पर रखा गया है, प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है और उसी आधार पर फिलहाल LG की तरफ से इस पूरे मामले में कार्रवाई को इनिशिएट किया गया।
दो एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, सीबीआई और ईडी। हालांकि सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद इस पूरे मैटर को ईडी ने हैंडओवर किया। आपको याद होगा हिना कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के घर पर कई बार छापेमारी भी की है। ईडी के द्वारा इस पूरे मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो फिलहाल इस पूरे मामले में बातें निकलकर सामने आई, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह साउथ में बैठे हुए समीर महेंद्रू और इन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। आबकारी जो नीति बनाई गई है उसमें बड़े बदलाव किए गए थे, क्योंकि आबकारी जो डिपार्टमेंट था वो मनीष सिसोदिया के पास था। कैबिनेट में उन्हीं के द्वारा इसको पास किया गया था। तो कहीं ना कहीं सीबीआई का ये कहना है कि कई नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट मेंबर्स को फायदा पहुंचाया गया है। जो परसेंटेज था, जो फिलहाल दिल्ली सरकार में आबकारी परसेंटेज था, उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। तो ये तमाम आरोप जो है वो सीबीआई के द्वारा लगाया गया है और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच को लेकर ये देखना चाह रही है कि इसमें फिलहाल दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, उन्होंने जानबूझकर प्राइवेट लोगों को फिलहाल फायदा पहुंचाया है, जिसमें साउथ से लगभग 100 करोड़ की डील मानी जा रही थी, जिसमें के कविता का भी नाम आया है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है। तो अब ये देखना है कि सीबीआई इस पूरे मामले को कैसे एस्टेब्लिश करती है और मनीष सिसोदिया को लेकर जो गिरफ्तारी की गई है उसमें सीबीआई के पास ऐसे क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिनको लेकर आज वो कोर्ट में अपनी दलीलें रखेगी। बिल्कुल सुशील, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ अदा करना चाहेंगे। बेहद अहम तमाम तर जो आपने डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। तो आज इस बेहद अहम खबर पर लगातार आपको अपडेट देंगे। एक और अहम खबर आपको यूपी से दे दें, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस जो कि दिल्ली से बिहार जा रही थी, डिवाइडर से जा टकराई। टकराने के बाद ये बस पलट गई। अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक इस घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है। मथुरा के डीएम पुलकित खरे के अनुसार 12 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। जो यही मालूम पड़ा कि दिल्ली से दरभंगा एक बस जा रही थी यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है। 17 मरीज जिला अस्पताल मथुरा में आए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 6 मरीजों की हालत गंभीर है, जिनको हम रेफर कर रहे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। बाकी इलाज चल रहा है। सारे चिकित्सकों की टीम लगी हुई है, सारे स्पेशलिस्ट हैं और एक्सरे डिपार्टमेंट जिनको एक्सरे की ज़रूरत है उनके एक्सरे भी करवा रहे हैं। डॉक्टर कुछ कितनी कैजुअलिटी है? कैजुअलिटी जो डेथ हुई है उसमें ये मालूम पड़ा है कि उसमें 3 डेथ स्पॉट पे ही हो गई हैं। वो उधर से आ रहे थे, हम लोग तो सो रहे थे, पता नहीं जहाँ से बैठे थे ड्राइवर तो वहीं पे पहले दारू पी लिया था 1 बोतल। उसके बाद आगे आते आते पूरे बसें पलटी हो गया। तो तुम लोग कहाँ से बैठे थे, कहाँ जा रहे थे? तो हम लोग बिहार जा रहे थे। कहाँ से बैठे थे? नरेला भोरगर जो है बर्तमाम पार्क के पास। तो आपने ड्राइवर को नहीं कहा दारू क्यों पी रहा है? ड्राइवर पी रहा था, पता नहीं, तो पी के उसको देखे हमारे घर वाली देखा तो उसको पी के बोतल फेंकते हुए, तो ये हमें बताया भी था कि देखो दारू पी रहा है। फिर उसको हम तो कुछ बोले नहीं, हम लोग तो बैठे हुए थे। जब हम सोचे कोई कुछ बोल नहीं रहे तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम लोग भी अपना बैठे रहे। आगे आगे पलटी हो गया। तो आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।